तो आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर उठाने वाले हैं, संसाधन और विकास। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो पानी हो, जंगल हो या मिनरल्स, ये सब हमारी जिंदगी को कैसे शेप देते हैं और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, बस यही सब समझना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हवा, क्या ये एक रिसोर्स है? या मान लीजिए घर के बाहर कोई पत्थर पड़ा है, क्या वो एक रिसोर्स है? जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। तो सवाल यह है कि आखिर कोई भी चीज़ रिसोर्स या संसाधन बनती कैसे है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये संसाधन होते क्या हैं, फिर इनके इस्तेमाल से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया में इनको बचाने के लिए क्या प्लानिंग होती है, और आखिर में हम बात करेंगे हमारी जमीन और मिट्टी की, जो कि सबसे बेसिक रिसोर्स है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे जरूरी सवाल, रिसोर्स असल में है क्या और इसे हम कितने अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। यहीं से इस पूरे चैप्टर की कहानी शुरू होती है। तो देखिए, किसी भी चीज को रिसोर्स का टैग मिलने के लिए ना उसे 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब क्या हमारे पास उसे निकालने या इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी है। जैसे जमीन में बॉक्साइट तो हमेशा से था, पर जब हमें उससे एल्यूमिनियम निकालने की टेक्नोलॉजी मिली तब वो एक रिसोर्स बना। दूसरी शर्त, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी उसे निकालना फायदे का सौदा हो। सोचिए, अगर जमीन से सोना निकालने का खर्चा सोने की कीमत से ही ज्यादा हो जाए तो क्या फायदा। और तीसरी शर्त है कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्या हमारा समाज उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। जैसे कई जगहों पर शराब पर बैन है, तो वहां के लिए वो एक एक्सेप्टेड रिसोर्स नहीं है। और ये रिसोर्स डेवलपमेंट ना 4 पिलर्स पर टिका है और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सोचिए, सबसे पहले है नेचर, जो हमें कच्चा माल यानी रिसोर्स देती है। फिर आती है टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से हम उसे निकालते हैं। टेक्नोलॉजी को चलाने और मैनेज करने के लिए चाहिए इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कंपनियां या सरकार। और इन सबके सेंटर में कौन है? हम इंसान, जो अपने दिमाग और जरूरतों से इन सभी चीजों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदलते हैं। अब जरा देखते हैं कि रिसोर्सेज को हम कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है उनके ओरिजिन के बेस पर। क्या वो बायोटिक हैं, मतलब जिंदा चीजें जैसे पेड़ पौधे, या एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग जैसे चट्टानें और मिनरल्स। दूसरा तरीका है एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब वो खत्म होंगे या नहीं। कुछ रिन्यूएबल होते हैं जैसे सूरज की रोशनी, जो खत्म नहीं होगी, और कुछ नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला, जो एक दिन खत्म हो जाएगा। तीसरा है ओनरशिप के बेस पर। क्या वो किसी एक इंसान का है, जैसे किसी का घर, या पूरी कम्युनिटी का है, या फिर नेशनल है, या फिर इंटरनेशनल, जैसे कि खुले समुद्र के रिसोर्सेज। और चौथा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर, मतलब क्या हम उसे अभी यूज कर रहे हैं या वो भविष्य के लिए रिजर्व रखा है। रिसोर्सेज का होना एक बात है, पर उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो दूसरी। और यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब हम बिना सोचे समझे इन्हें यूज करने लगते हैं तो हम डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन के बीच फंस जाते हैं। इस अंधाधुंध इस्तेमाल से ना 3 बड़ी प्रॉब्लम सामने आई हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरी, ये रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो गए हैं, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बोर्नियो आइलैंड है, जहां तेल की वजह से ब्रुनई तो बहुत अमीर देश है, पर उसी आइलैंड पर मौजूद दूसरे इलाके काफी गरीब हैं। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक प्रॉब्लम, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का खराब होना, पोल्यूशन, ये सब जिसका असर आज पूरी दुनिया झेल रही है। तो सवाल उठता है, इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बहुत सिंपल है। डेवलपमेंट ऐसा हो कि हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी हों ही, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों से कोई समझौता ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोयले से बिजली बनाकर मेट्रो चलाएं तो वो डेवलपमेंट तो है, पर सस्टेनेबल नहीं। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी से वही मेट्रो चलाएं तो वो हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी एक हिस्ट्री है। इसकी बात सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। फिर 1974 में शुमाकर की फेमस बुक आई, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। फिर 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें पहली बार इस टर्म को ऑफिशियली डिफाइन किया गया। और फिर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक बहुत बड़ी अर्थ समिट हुई, जहां पूरी दुनिया ने इसे ग्लोबल गोल की तरह अपनाया।
तो ग्लोबल लेवल की बातों से अब आते हैं अपने देश इंडिया पर। अब इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री में जहां हर राज्य में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वहां प्लानिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में ये कैसे किया जाता है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का एक प्रॉपर 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मतलब सर्वे करो, मैपिंग करो और पता लगाओ कि देश के किस कोने में कौन सा रिसोर्स कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में मौजूद है। स्टेप 2 प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, यानी उस रिसोर्स को निकालने के लिए सही टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप तैयार करना। और स्टेप 3 जो सबसे ज़रूरी है, मैचिंग, मतलब अपनी रिसोर्स डेवलपमेंट की प्लानिंग को देश के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ना। ऐसा ना हो कि रिसोर्स कहीं और जा रहा है और देश कहीं और। लेकिन सवाल यह है कि इतनी प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमारी हिस्ट्री में है। एक स्टडी के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लगभग $45 ट्रिलियन की वेल्थ ड्रेन की थी। 45 ट्रिलियन! यह अमाउंट इंडिया की आज की टोटल जीडीपी से भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये इतिहास हमें यही सिखाता है कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना काफ़ी नहीं है। अगर उन्हें सही से प्लान और मैनेज नहीं किया गया तो कोई और उनका फ़ायदा उठा ले जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे फंडामेंटल रिसोर्स के जिस पर हम सब टिके हुए हैं, जिस पर हम रहते हैं, खेती करते हैं और जो हमारी जिंदगी का आधार है, यानी हमारी जमीन और मिट्टी। अगर इंडिया के लैंडस्केप को देखें तो इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लगभग 43% हिस्सा प्लेन्स यानी मैदानों का है, जो हमारे एग्रीकल्चर का बेस है। करीब 30% माउंटेन्स हैं, जो हमारी ज्यादातर नदियों का सोर्स है। और बाकी बचा 27% प्लेटो यानी पठारी इलाका है, जो मिनरल्स का स्टोर हाउस माना जाता है। लेकिन हमारी यही कीमती जमीन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, लैंड डिग्रेडेशन। सीधे शब्दों में कहें तो जमीन की क्वालिटी का गिरना, उसका कम प्रोडक्टिव हो जाना। और इसके पीछे मेन वजह क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, ओवरग्रेजिंग यानी जानवरों का जरूरत से ज्यादा चरना, और माइनिंग। और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में लैंड डिग्रेडेशन के कारण भी अलग अलग हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में माइनिंग एक बड़ा कारण है, तो वहीं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवरग्रेजिंग, और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई। इससे होता क्या है कि पानी के साथ मिट्टी के ज़रूरी मिनरल्स भी ज़मीन में बहुत नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं, और ऊपर की ज़मीन बंजर होने लगती है। अब जरा मिट्टी की बात करते हैं, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये 2 तरह की होती है, भांगर और खादर। याद रखने का सिंपल तरीका है, भांगर मतलब भंगार यानी पुरानी मिट्टी, ये कम फर्टाइल होती है, और खादर मतलब नई ताज़ी मिट्टी, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और अक्सर नदी के निचले इलाकों में मिलती है, जहां हर साल बाढ़ नई मिट्टी लाकर जमा करती है। एलुवियल के अलावा भी इंडिया में कई तरह की मिट्टी है। एक है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगूर भी कहते हैं, ये कॉटन यानी कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल, इसका लाल रंग आयरन की वजह से होता है, और जब इसमें पानी मिलता है तो ये पीली दिखने लगती है। और एक है लेटराइट सॉइल, ये उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज़्यादा बारिश और गर्मी होती है, जिससे मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, यानी लीचिंग हो जाती है। और इस पूरे चैप्टर को हम महात्मा गांधी की एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब इस धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। और यही इस पूरे चैप्टर का सार है। रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करना ही हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चाबी है।